हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। देखिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो भी आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की जब बात करते हैं तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको चार ऑप्शन मिलते हैं कि आउट ऑफ द गिवन फोर विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या विच इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे कि इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अंतर क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, प्रॉपर आर्टिकल है, एंड नॉन उसको पूरी तरह से बाध्य है, मतलब जो उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन गिवन है एज इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसमें ऐसा होता है कि द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट उसके हिसाब से उसको एनफोर्स कराने के लिए, प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर लॉ एंड द एक्ट ये लाया जाता है, ऐसी बॉडी बनाई जाती है। जैसे आरटीआई एक्ट पास हुआ 2005 में, उसके बिहाफ में एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेटअप किया गया कि अगर आरटीआई को प्रॉपरली अगर रेगुलेट करना है, आरटीआई अगर के अंडर कोई समस्या आती है या लोग आरटीआई फाइल कर रहे हैं, उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वेयर दे विल गोइंग टू कंप्लेन एंड विच बॉडी विल टेक आफ्टर। तो इसलिए यहाँ पे एक बॉडी बनाई जाती है। दैट्स व्हाई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज बीन मेड टू मेक श्योर दैट कि आरटीआई प्रॉपरली रेगुलेट हो, आरटीआई के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब चलिए देखते हैं इसके क्या क्या रोल हैं और क्या क्या फीचर्स हैं इसके। देखिए, जैसे आपको पता है आरटीआई एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया अंडर 2005 पार्लियामेंट के लॉ के हिसाब से। आरटीआई एक्ट पास हो उस हिसाब से इस बॉडी को बनाया गया है। तो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, देखिए, एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी ना पार्लियामेंट में उसके लिए लॉ पास होता है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बनाती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, नीति आयोग। पहले उसका नाम था प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने इन 2015। इट वॉज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, अब इसका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है भाई, ये कौन कौन से ऑफिसर्स को डील कर सकती है। देखिए, जितने भी ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके रिलेटेड अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्टिकुलर ऑफिस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी नहीं है, तो दैट मैटर यू कैन टेक टू द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। ओके, अंडर द आरटीआई। यूनियन टेरिटरी का कोई इशू है, पीएसयू दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और भी कोई पब्लिक अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना करती है तो यू कैन अप्रोच टू द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, यू कैन अप्रोच टू देयर वेबसाइट। आप डायरेक्टली वहां पे जाके कंप्लेन लॉज कर सकते हैं। और वही मेक श्योर करती है दैट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय एड्रेसिंग कंप्लेंट एंड अपील रिलेटेड टू द आरटीआई। देखिए, आरटीआई अपने आप में काफी बड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ लाया गया है, जिसके थ्रू हम ना अपनी जो भी इंक्वायरीज हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या पर्टिकुलर ऑफिस से हम पूछ सकते हैं। और सही में बहुत समझदारी का काम है ये अपने आप में। ओके, हमें पता तो चलता है, एक वन ऑफ द स्टेप है जिसके अंदर हम गवर्नमेंट के अंदर अपना पार्टिसिपेशन शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी कंपोजिशन की हम बात करते हैं। इसमें होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और साथ में होते हैं 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखिए, जब स्टार्टिंग में बना था तो उस टाइम पे 10 नहीं होते थे, वो होते थे एक CIC होता था प्लस 5 कमिश्नर्स होते थे। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे CIC प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। अब इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे किसी न किसी के रिकमेंडेशन पे होता है। देखिए, जनरली आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में देखेंगे ना, ये अंतर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में देखने को मिलता है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है तो वहां पे हमें बहुत क्लियर कट देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन उसकी जो सजेशन है या उसको रिकमेंडेशन है वो देने के लिए वहां पे PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है। बहुत उसके आगे हम कुछ पढ़ते ही नहीं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन, वी ऑल नो दैट किसका रिकमेंडेशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक ना अलग से प्रोसेस होता है कि जब स्टैट्यूटरी बॉडी के जब मेंबर्स को या चेयरमैन को अपॉइंट करना होता है तो वहां पे एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई जाती है, एक ना अपॉइंटिंग कमिटी होती है, सिलेक्शन कमिटी होती है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन कमिटी है उसके चेयरमैन हो PM, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। मान लीजिए अगर कोई लीडर ही नहीं है तो यहाँ पे इसको बाद में चेंज किया गया कि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन। ठीक है, जो अपोजिशन में लार्जेस्ट पार्टी है। अब क्योंकि ऐसा होता है भाई, आज का टाइम आ चुका है कि कोई पार्टी के पास मतलब कोई पार्टी को स्टेटस ही नहीं है उस लेवल का, तो उस केस में जो लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि एक बार ऐसा बहुत लंबे टाइम के लिए हो गया था कि NHRC का ये लोग चेयरमैन ही नहीं अपॉइंट कर पा रहे थे बिकॉज द अपॉइंटिंग कमिटी की जो क्राइटेरिया है वही फुलफिल नहीं हो पा रही थी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे चेंज किया गया है एंड द लार्जेस्ट पार्टी जो भी होगी उसका लीडर यहाँ पे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में। एंड द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज नॉमिनेटेड बाय द PM। तो 3 लोग रहेंगे इनकी नॉमिनेटेड दैट सिलेक्शन कमेटी में।
पीएम इटसेल्फ हु इज द चेयरमैन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जस्ट दिमाग में रखिए एक तरह से, और कोई तीसरा मंत्री जो पीएम अपॉइंट करते हैं, और अपॉइंट करने के लिए जो अथॉरिटी है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाम ये लोग जिसका रिकमेंड करके देंगे, प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पर्सन और मेंबर्स होंगे वो भाई किस अपने अपने बहुत सारे, देखिए बहुत नंबर ऑफ फील्ड है जिसके अंदर वो उनको महारत हासिल होनी चाहिए, जैसे कि या फिर काफी अच्छा पब्लिक लाइफ होना चाहिए, पब्लिक एक्सपोजर होना चाहिए उनको अपने अपने फील्ड में, लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मीडिया और गवर्नेंस, मतलब काफी बड़ा यहाँ पे वाइड स्कोप दे रखा है। तो एक तरह से हर एक फील्ड के इसमें लोग आप बोल सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो बहुत ही बड़ा स्कोप है यहाँ पे, तो कमी भी इनको ने बिल्कुल नहीं छोड़ी है। जर्नलिज्म, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, बहुत चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपको दिमाग में नहीं रखना, एक तरह समझिए कि बहुत वाइड स्कोप है यहाँ पे, जिसमें अलग अलग फील्ड से लोग आएंगे अपना एडवाइस देने के लिए या फिर उस फील्ड वहां पे रहेंगे। चलिए, तो ये आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर दैट कि एमपी, एमएलए और जो भी पर्सन वहां पे जब ऐसा सीआईसी का ऑफिस होल्ड करेगा, तो दैट पर्सन शुड नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब एक तरह से डुअल, वैसे तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, आपको बता दूं मैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टाइम टू टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट उसको टाइम टू टाइम पे डिफाइन करती रहती है, उसका जो फ्रेमवर्क है बढ़ाती रहती है, घटाती रहती है, वो बिल्कुल अपनी मर्जी पे करती है, दैट इज ऑन देयर विल। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये दिमाग में रखिए कि उसके बाद डुअल ऐसे ना डुअल पोजीशन नहीं होने चाहिए। जिस पोजीशन पे उसको बैठाया गया है, ही शुड होल्ड दैट पोजीशन और उसको फॉलो करे चुपचाप से। चलिए, अब यहाँ पे टर्म क्या होता है, देखिए पहले 5 साल हुआ करता था, इसलिए साथ से मैंने किसी एक वीडियो में जब मैं पीआईक्यू सॉल्व करा रहा था, मेरे मुंह से 5 साल निकल गया था, तो सॉरी, 3 साल प्लस 65 ईयर होता है, विच एवर इज अर्लियर। देखिए पहले 5 साल और 65 ईयर होता था, विच एवर इज अर्लियर। ओके, लेकिन अब 3 ईयर एंड 65 ईयर्स है, विच एवर इज अर्लियर। सबसे बड़ी बात, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब आपको थोड़ा सा मैं रिकैप कराना चाहूंगा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हमने पढ़ा था तो कौन कौन सी बॉडीज हैं जिसके जो मेंबर और चेयरमैन है दे आर नॉट अलाउ फॉर द रीअपॉइंटमेंट। जैसे कि एक है कैग, दूसरा है यूपीएससी, यूपीएससी के मेंबर एंड चेयरमैन, लेकिन मेंबर दे कैन बिकम द चेयरमैन। ओके, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगेन वहां के भी मेंबर चेयरमैन बन सकते हैं, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन यूपीएससी का मेंबर और यूपीएससी का चेयरमैन दोनों बन सकता है, बिकॉज अगेन यूपीएससी इज हायर पोस्ट। अब लेकिन अदर एम्प्लॉयमेंट में लोग नहीं जा सकते हैं, रीजन इज दैट कि अपने आप में काफी एक इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, उस ऑफिस की इंडिपेंडेंस, सिक्रेसी मेंटेन रखने के लिए, इसलिए इनको बोला गया कि दे आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट, सॉरी, टू बी द पार्ट ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। तो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भाई चुपचाप से छुट्टी मनाओ आप। तो यहाँ पे भी वही है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। एक बार अगर आप सीआईसी के मेंबर या फिर चेयरमैन बन गए तो, लेकिन अगर जैसे मेंबर चेयरमैन बन जाते हैं, अभी क्यों बता रहा हूं, आप खुद उसी ऑफिस के हैं ना यार, आप सेम जब उस ऑफिस के हैं तो डेफिनेटली यू कैन बिकम द मेंबर, यू कैन बिकम द चेयरमैन। तो लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि आपका ओवरऑल जो वो टाइम पीरियड होगा वो 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेंबर और चेयरमैन दोनों मिला के। तो ये सीधी बात बोल दी है वहां पे कि 5 साल से ज्यादा तो आप बिल्कुल सर्व नहीं करेंगे। ओके, तो ये बात थोड़ा सा है, आपको इसको हाईलाइट करके रखना। वैसे तो बहुत शॉर्ट नोट ही बनाया है मैंने, आप अगर इसमें पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में है, बट इतनी सारी चीजें आपको पता रहेंगी, एक दो बार आप गो थ्रू कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन एनफ। अब यहाँ पे सर्विस कंडीशन और सैलरी अलाउंसेस इनकी कौन देगा भाई, आप देखेंगे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वहां पे लिखा रहता है पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, और एक बार डिसाइड कर दिया तो चेंज नहीं करेगा। आपको एक बात बताना चाहता हूं, सीआईसी को हम इलेक्शन कमीशन से कंपेयर करते हैं। रीजन क्या है कि सीआईसी, दैट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड मेंबर्स, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि दोनों के सैलरी यहाँ पे इक्विवेलेंट है, और जो मेंबर्स हैं यहाँ के सीआईसी के, दे आर इक्विवेलेंट टू द इलेक्शन कमिश्नर्स, क्योंकि उनकी सैलरी वहां पे इक्वल हो जाती है। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे। यहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इक्वल टू द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और मेंबर्स के लिए इक्वल कर दीजिए आप, क्योंकि दोनों का सैलरी एवरीथिंग इज सेम। और लेकिन वहां पे पार्लियामेंट डिसाइड करती है, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है, दैट्स द ओनली थिंग। ओके, अब इनको रिमूव कैसे किया जाएगा भाई, देखिए अब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ा है तो मोर और लेस वैसा ही है यहाँ पे भी, इंसॉल्वेंसी। क्योंकि अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए, समझिए अगर आप बैंकरप्ट हो गए, पैसा ही नहीं आपके पास, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर सम अदर प्रैक्टिसेस, ओके, रॉन्ग प्रैक्टिसेस। तो एक थॉट हमेशा बैक ऑफ द हेड रहता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो है यहाँ पे अगर अपॉइंट किए जा रहे हैं, दे शुड नॉट बी बैंकरप्ट, दे शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। ओके, ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करना है जो मॉरली इनकरेक्ट हो,
सिंपल सी बात है, बहुत क्लियर कट है यहाँ पे। ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी सच ऑफेंस विच इज ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए ये सब जो मॉरल टर्पिट्यूड है, ऑफ कोर्स इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसा ना हो कि भाई आप मॉरली अनएथिकल काम कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ओके, आप किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाएंगे आउटसाइड द ऑफिशियल ड्यूटी। ओके, अगेन वही है कि ड्यूअल पोस्टिंग आपके पास नहीं होनी चाहिए, ड्यूअल पोजीशंस नहीं होनी चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है यहाँ पे और सेकंड ऑफिसर कहीं और है, तो ऐसा कुछ आपका नहीं होना चाहिए। साथ में आप मेंटली और फिजिकली कैपेबल होने चाहिए। अगर मेंटली और फिजिकल आप कैपेबल नहीं तो डेफिनेटली कोई आपको हायर नहीं करना चाहेगा। एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपके नहीं होने चाहिए आपकी ड्यूटीज में, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें हैं। फाइनेंशियल इंटरेस्ट में तो वही कि आप करप्शन ना कर रहे हो, ओके, आप पैसे में ना इंटरेस्ट ले रहे हो रेदर देन फुलफिलिंग योर ड्यूटी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। अगर ये चीजें इनमें से कोई भी है तो इन दैट केस आपको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। देखिए इस पर्टिकुलर केस के लिए प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इस पर्टिकुलर केस के लिए आपका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके जो भी डिसीजन देगा प्रेसिडेंट उस हिसाब से अपना एक्ट करेगा। लेकिन यहां पे एक टर्म लिखा है, अगर प्रूव हो जाता है तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव। लेकिन अगर आप देखेंगे, आपके लिए बताना चाहता हूं मैं, अगर यूपीएससी के चेयरमैन की बात करेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। यहां पे कैन लिखा है, इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट रिमूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो यहां पे जो है वो बाइंडिंग नहीं है, दिस इज नॉट बाइंडिंग। समझे आप, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। ये इसलिए ये चीजें ही अपने को ध्यान देना होता है, बाकी चीजें तो हम कर ही लेते हैं। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम यहाँ पे आगे देखते हैं। अब इनके रोल एंड फंक्शन देखते हैं, पावर एंड फंक्शन क्या होता है। अब देखिए क्या क्या फंक्शन होंगे आप खुद बताइए। अगर आपने कौन कौन सी चीज पे आप भाई इनको रिक्वेस्ट करेंगे, इनको जाके अप्रोच करेंगे, खुद सोच के देखिए। आपने कोई कंप्लेंट किया है, लेट्स सी यू हैव कंप्लेंड इट, और आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, यू आर नॉट गेटिंग द इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, या इंफॉर्मेशन आपको दी ही नहीं जा रही है। जिस आपने ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट किया कि गिव मी द इंफॉर्मेशन, दे हैव रिफ्यूज्ड टू डू सो, दे हैव रिफ्यूज्ड टू डू सो। तो इस केस में क्या होगा, आप इनको कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके, या फिर आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू गॉट, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अगेन आप इनके पास अपील कर सकते हैं कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई रिक्वेस्टेड फ्रॉम सो एंड सो ऑफिस, लाइक in my nearby I have the cantonment office, if I requesting from the cantonment office online document अगर मैं मांगना चाहता हूं, they should send me. Okay, if they are not sending me, definitely I can approach the like right to information that state information officer, क्योंकि state level पे state information officer होते हैं। Okay, अब state वाला भी हम पढ़ेंगे, लेकिन in that matter we can request, we can approach that. Okay, और मुझे लगता है कि जो मुझसे फीस मांगी जा रही है, of course they should ask some for the fees, कुछ फीस होती है, वो फीस बहुत ही अनरीजनेबली हाई है। भाई ऐसा लग रहा है कि 50 रुपए में मिल जाना चाहिए, मुझे 1000-1500 मांगा जा रहा है। सो इन दैट केस आई कैन ऑल्सो अप्रोच। ओके, या फिर जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मिसलीडिंग है, फॉल्स है, ओके, या फिर मैंने मांगा कुछ और इन्फॉर्मेशन, दिया कुछ और इन्फॉर्मेशन जा रहा है, पुराना इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, रिसेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, तो उस केस में भी मैं अप्रोच कर सकता हूं टू द इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, सो या उनके वेबसाइट पे जाके मैं कंप्लेन रेज कर सकता हूं मैं। तो ऑल दीज थिंग्स आई कैन डू। ओके, तो अब यहां पे और बहुत सारी चीजें खुद से, दे कैन ऑल्सो इंक्वायर इनटू एनी मैटर, सुमोटो में तो खुद से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर इनको लग रहा है कि यहां पे कुछ गलत चीज हो रही है, सो दे कैन आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफिस, फॉर द पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस, सो दे कैन, या जो भी उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है, दे हैव द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट, इनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की। देखिए सिविल कोर्ट की पावर का ये मतलब होता है कि अगर उन्हें कोई डेटा चाहिए, दे कैन आस्क फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिस। ओके, अगर किसी पर्सन को बुलाना चाहते हैं, समॉन कर सकते हैं, उससे एविडेंस ले सकते हैं, रिटर्न में, ओरल में, या कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं, दे कैन डू सो, दे हैव द फुल पावर इन देयर कैपेसिटी। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पब्लिक रिकॉर्ड इन्हें चाहिए किसी भी ऑफिस से, दे कैन डू दैट। किसी ऑफिस में जाके खुद से इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, फॉर सो एंड लाइक जो भी इनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो दे कैन डू सो। तो ये होती है पावर सिविल कोर्ट की, मतलब दे हैव द पर्टिकुलर पावर टू इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी कर सकते हैं प्रॉपरली, जाके अपनी मर्जी से किसी भी ऑफिस में किसी पर्सन को बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके
वही है, मेक श्योर करते हैं कि भाई बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट का, यही इनकी ड्यूटी है। एनुअल रिपोर्ट किसको देते हैं? दे गिव द एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अब देखिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको मिलेगा कि एनुअल रिपोर्ट वहां पे प्रेसिडेंट को दिया जाता है, लेकिन यहां पे किसको देते हैं लोग? दे गिव द एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पुट इट इन द फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। सो दिस इज द थिंग। अब चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं लोग? हाई वॉल्यूम ऑफ अपील। ओके, बहुत ही ज्यादा भाई इनके पास अपील आ रखी है, लेकिन अगेन या सेकेंड अपील आ रही है, और यहां तक कि जो मतलब अपील को प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी, अगेन सिलेक्शन प्रोसेस उतना क्लियर नहीं है, एंड पुअर रिकॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट ऑफिस में देखने को मिलेंगी जब तक कि हम बहुत ज्यादा ना डिजिटल नहीं हो पा रहे हैं या फिर बहुत इफिशिएंट नहीं हो पा रहे, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द थिंग अबाउट द CIC। इसमें 2-3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है, आपको यहां पे लिख देता हूं मैं, कि इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, उनकी क्वालिफिकेशन जस्ट एज फॉर द जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। आपको एज उनका कितना है वो पता होना चाहिए, मतलब सर्विस के लिए 65 और 3 ईयर विच एवर इज अर्लियर। 5 साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं हो सकते हैं वो लोग। ओके, और यहाँ पे और क्या चीज आपको पता होनी चाहिए कि दे हैव द पावर ऑफ सिविल कोड। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। एक सिलेक्शन कमिटी होती है जिसके अंदर PM है एंड एक ऑपोजिशन का लीडर है, एंड प्लस एक अदर मिनिस्टर है जो PM खुद नॉमिनेट करेगा उसको। ओके, एंड व्हाट दे गिव द रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टेबल इन द पार्लियामेंट। और इनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है? एंड दे हैव आल्सो द सू मोटो पावर। सू मतलब खुद से, यार सू मोटो का मतलब ये होता है कि खुद से कर सकते हैं इंक्वायरी। और इसमें एक और चीज आपको दिमाग में रखनी है कि इनके पास एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स ले लीजिए आप, साथ ही साथ आप यूनियन टेरिटरीज के सारे ऑफिसर्स ले लीजिए आप, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, पब्लिक ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं, PSUs ले लीजिए। सो दे कैन डू सो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इतना ही था अभी के लिए। अभी अगला टॉपिक मैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लूंगा, और जो मेरा सीरीज चल रहा है दैट इज PIQ सीरीज, उसके साथ बने रहिए। काफी चीजें इससे रिलेटेड भी आएंगी तो आप कनेक्ट कर पाएगा। मेरा तो वही है कि मैं एक बार PIQ सीरीज भी चला रहा हूँ, साथ ही साथ जो कंसेप्ट्स हैं उसको भी बिल्ड कर रहा हूँ, सो दैट वी आर गोइंग पैरेलली। मेक श्योर करूंगा कि आपके एग्जाम तक आते आते, एग्जाम ने मैं फैब का एक टारगेट रखा है, सो आई ट्राइंग माय बेस्ट टू कंप्लीट दैट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।